स्वागत एक बार फिर से सभी का। बात चल रही है संधियों की। हिंदी और संस्कृत के कुछ कॉमन कोर्स होते हैं, जैसे संधियों की बात हो जा रही है। तो आज हम दीर्घ स्वर संधि लेके आए हैं। इसके पहले बात हो गई थी संधि कहाँ होती है, कितने प्रकार की होती है, कब होती है, सारी बातें हो चुकी हैं। हम सीधे आज पहले प्रकार की तरफ बढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि। और इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों आ जाएगा। जहां से अलग होगा मैं वहीं पर बात करूंगा। पहले हम बात कर रहे हैं दीर्घ स्वर संधि की, जिसका नाम ही है दीर्घ स्वर संधि। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वहां दीर्घ मतलब कुछ बड़ा जैसा होगा। बड़ा का मतलब समझ रहे हैं, बताए थे, ये गुरु भी कहते हैं। तो गुरु कैसे हो सकते हैं? तो हमारे यहां अगर मैं स्वर की बात करूं, पहले हिंदी की बात कर रहा हूं, फिर संस्कृत पे लौटूंगा। दोनों एक साथ समझते चलिए, कहीं से कोई भ्रम होगा ही नहीं। जैसे अगर मैं लिख दूं अ आ इ ई ओ उ, पहले इनको देखा जाए। ये सब सजाती टाइप है, बिरादरी टाइप है। ये एक जात के लोग हैं, छोटा बड़ा हो सकते हैं, लेकिन यह कह दें तो ये सजाती जैसे हैं। मतलब अ कहिए, आ कहिए, ई कहिए, ई कहिए, उ कहिए, उ कहिए, उच्चारण स्थान से भी ये कॉमन है। तो प्रश्न क्या बनेगा कि ये संधियां बनती कैसे हैं? मतलब अगर एक संधि हम ले लें, जैसे लिख दें श धन आकार, अगर हमने लिख दिया तो इसमें से कैसे पता चलेगा कौन सी संधि हो रही है? उन संधियों में एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि प्लस के इधर हो चाहे प्लस के इधर हो, ये सजाती होना चाहिए। सजाती से मतलब यही है, या तो ये तीन सजाती होंगे, मतलब या तो अ और आ में से कुछ हो सकता है, या ई और ई में से कुछ हो सकता है, या उ और उ में से हो सकता है। रि की अभी हम बात करेंगे। पहले मैं इन्हीं तीनों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो कितने प्रकार से बनेंगे उसको देखिए। हम इसको कह सकते हैं स, और यहां से अ बाहर आ जाएगा, और आगे देखिए आ पहले से इंतजार कर रहा है। तो सजाती तो हो गए। अब सजाती के लिए एक शर्त है, ये जो सजाती हैं, चाहे छोटके भाई हो चाहे बड़के भाई हो, दोनों में से या तो ह्रस्व हो एक तरफ या दीर्घ हो। मतलब धन के पहले अगर कहें तो चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, और धन के बाद की भी बात करें वहां पर भी वही कंडीशन हो सकती है, ह्रस्व और दीर्घ। क्योंकि परीक्षा में कितने रट के जाएंगे, रट नहीं सकते आप। उसको देखते ही हम छांटेंगे, अलग करेंगे, पहचानेंगे कि हाँ यही दीर्घ संधि है। उसका तरीका समझ लीजिए। एक बार समझने के बाद कभी दीर्घ स्वर संधि में भ्रम नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हम बताए हैं धन के पहले आ आया है, धन के बाद भी आया है। बताए हैं कि दोनों तरफ बिरादरी हो, सजाती हो, एक जैसे हो, छोटे हो चाहे बड़े हो। अब जब छोटे बड़े होंगे उसमें क्या होगा, संयोग नहीं होता, एक संयोग होता है, एक संधि होती है। तो संधि और संयोग में अंतर है, थोड़ा सा हम पहले उस पर आ जा रहे हैं, तब ये संधियां एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। एक संयोग होता है और एक संधि होती है। तो दोनों में अंतर क्या है देखिए। अब संधि और संयोग में अंतर क्या है? संयोग का सीधा सा मतलब है मात्रा लगा देना। जब मात्रा लगा दी जाती है तो वहां कोई संधि नहीं होती है। संधियां जो होती हैं वो दो ध्वनियों में होती हैं। अगर दो ध्वनि आ गई और इन दोनों ध्वनियों को, मतलब दो ध्वनियां आई और दो ध्वनि के जगह पर कोई एक ध्वनि बन गई, तभी संधियां होती हैं। और संयोग में ऐसा कुछ नहीं होता है। वो केवल संयोग का मतलब जो बचपन से हम लिख रहे हैं, मात्रा लगा रहे हैं। जैसे अभी हम एक बात लिख दें, अन धन अधिकार। यहां पर अगर कोई पूछे संधि है तो आप एक सिरे से कह सकते हैं नहीं भैया यहां पर कोई संधि नहीं है, यहां पर संयोग है। संयोग क्यों? देखिए इस न में केवल इसकी मात्रा लग जा रही, कोई विकार नहीं उत्पन्न हो रहा है। विकार होना चाहिए, मतलब ये दोनों मिलकर कोई नया स्वर लाएं, या इसके स्थान पर कोई आके बैठे, मतलब ये दोनों हट जाएं, कोई तीसरा है। यहां पर देखिए दोनों नहीं हटेंगे, इस न में अ जुड़ जाएगा। तो ये बराबर पूछा भी जाता है कि शुद्ध कौन सा है, तो ज्यादातर अनाधिकार लगा के आते हैं। ये अनधिकार होता है, मतलब जहां पे अधिकार है नहीं। अन मतलब नहीं, नकारात्मक,
एक अधिकार और एक अनधिकारीय संयोग है। लेकिन हमको संधि पढ़ना है तो संधि और संयोग में बहुत बारीक अंतर है, बहुत माइन्यूट अंतर जिसको कह सकते हैं, बड़ा छोटा सा अंतर है। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है कि संधियों में हमेशा विकार होता है, और विकार किस में होगा? वर्णों में होगा। मतलब वो दोनों वर्ण मिलेंगे तो या तो मिलके एक हो जाएंगे, दोनों अपना अपना जो स्वर है वो हटा देंगे, उसके स्थान पर कोई नया आएगा। अब यहाँ पर यही कहता है कि छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये दोनों मिलकर बड़े हो जाएंगे। देखिए ये हलन तो है, अब यहाँ से ये बड़ा आ जाएगा। कहने का मतलब अगर अ है, चाहे बाएं चाहे दाएं, छोटा हो बड़ा हो मतला हो कोई भी हो, अगर यह है तो अगर दोनों मिले तो बड़ा बनाएंगे, मतलब इनका विकार हुआ। ये विकार करके एक आ की ध्वनि लाए, उसके बाद कार पड़ा हुआ है। अब देखिए स में ये मात्रा लगेगी, अब यहाँ से फिर संयोग होगा। पहले तो संधि हुई थी, अगर हम कहते हैं अभी इसमें मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा शाकार। तो यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यहाँ से जो स्वर संधियां होती हैं वो सजाती में होती हैं। वो सजाती में चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, चाहे दोनों तरफ ह्रस्व चाहे दोनों तरफ दीर्घ, चाहे एक तरफ ह्रस्व एक तरफ दीर्घ, एक तरफ दीर्घ एक तरफ ह्रस्व। ये मैं अ की बात आपको दिखा दिया। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई कि संधियां ऐसे होंगी। जब संधि विच्छेद से हम संधियों की तरफ आ रहे हैं तब ये कंडीशन है। हम अभी संधियों से संधि विच्छेद की तरफ जाएंगे, अभी मैं विच्छेद से संधि की तरफ आ रहा हूं। दूसरा उदाहरण देखा जाए, एक ई का उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, वो कैसे होता है उसको देखा जाए। जैसे हरि धन ईशः लिख दिया गया। अब यहां पर भी बताए हैं कि दोनों तरफ प्लस के इधर और प्लस के इधर अगर दोनों सजाती हैं तो दीर्घ संधियां हैं, उसमें कोई संशय की बात नहीं रहेगी। ध्यान इतने देना है कि दोनों सजाती रहें, छोटा रहे बड़ा रहे, इससे कोई मतलब नहीं। एक मतलब आपको परीक्षा में जरूर ध्यान देना है कि जो ईशा शब्द रहेगा इसमें कभी छोटी ई जिसको आप बोलते हैं वो नहीं रहेगी। अगर किसी विकल्प में आपको ऐसा दे दिया, जैसे पहला विकल्प हमने लिख दिया, अब दूसरा विकल्प हम यह लिख दे रहे हैं हरि धन ईशः, दूसरा विकल्प लिख दे रहे हैं। तीसरा विकल्प देख लिया, ऐसा लिख दिया जा रहा है हरि धन ईशः, और चौथा विकल्प एक लिखा गया है हर धन ईशः। अब यहां से पूछेगा किसमें दीर्घ संधि है, तो देखने में तो सब एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन संधियों में सबसे बड़ी बात यह होती है कि हमको ये पता रहे कि जो धन के दाएं धन के बाएं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों एक शब्द हो, वो सार्थक होने चाहिए, चाहे उपसर्ग के रूप में हो चाहे किसी शब्द के रूप में हो। वो निश्चित शब्द होने चाहिए, निश्चित पद होने चाहिए, उनका कोई न कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो संधियां होती हैं। यहां से देखा जाए अगर तो जहां जहां बताए हैं, अगर आपको ह्रस्व ई मिल गया तो पहले उसको कट कर दीजिए, उसमें जरा सा भी दिमाग लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि छोटे ई में ईश्व हो ही नहीं सकता, या ईश हो चाहे ईश्वर हो, ये होगा ही नहीं। इसको कट कर दीजिए, दो लोग तो एकदम नहीं है, क्योंकि ये ईश बता रहा, छोटा ई जिसको बोलते हैं ह्रस्व होगा ही नहीं। अब बचा कौन? देखिए ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब यहां से भी दीर्घ क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पर हम बताएं कि दोनों तरफ सजाती होना चाहिए, चाहे अ हो छोटा बड़ा, चाहे ई हो छोटा बड़ा, चाहे उ हो छोटा बड़ा। अभी मैं हिंदी के मैटर से लेकर चल रहा हूं, अभी आपको संस्कृत से भी दिखाऊंगा इसको, दोनों सिस्टम से, जिस रूप में भी आप समझते हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए भी नहीं होगा, चूंकि एक तरफ तो ई है, इधर कुछ है नहीं तो ये भी नहीं है, मतलब बात इसी की होगी। हरि धन ईशा अब कैसे हो रहा है उसको देख लिया जाए। तो सबसे पहले विकल्प को बड़े ध्यान से देखिए कि दीर्घ संधियों में दोनों तरफ एक जैसे होने चाहिए और दोनों का एक अर्थ निकले। अगर आप बार बार उस शब्द को सुने होंगे तो समझ ही जाएंगे हरि। तो इसके कई अर्थ हैं, अभी यहाँ हम हरि पर नहीं जा रहे हैं, मात्रा आपको केवल दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए ह्रस्व ई निकल गया और यहाँ से भी दीर्घ ई आ गई। यह दीर्घ ई इस कारण सही है कि ईशा हो चाहे ईश्वर हो वो सही रहेगा। अभी बताए हैं संयोग और संधियों में अंतर होता है। संयोग जो होता है वो किसी हल युक्त के साथ भी स्वर आ सकता है, जैसे अभी हमने एक उदाहरण लिया था क्या,
अनधिकार की बात किए थे। यहाँ पर देखिए केवल हमने संयोग किया था, तो संयोग ना हो, वो संधियां होनी चाहिए। और दीर्घ में सबसे बड़ी जो बात होती है वह दोनों तरफ एक जैसे स्वर होने चाहिए, सजाती होने चाहिए, ह्रस्व हो दीर्घ हो कोई मतलब नहीं। अब देखिए, अब ये दोनों होंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर विकार उत्पन्न होगा, मतलब ये दोनों ध्वनियां मिलकर एक नई ध्वनि लाएंगी। मतलब ये दोनों हटेंगे, इसके स्थान पर कहेगा भैया हम लोग दोनों लोग हटके कोई एक लेके आएंगे, वो दीर्घ आएगा। छोटा बड़ा जब भी मिलेगा तो दीर्घ ही बनेगा, चाहे जैसे बनेगा, सजाती रहेंगे तभी। अब यहाँ से हम हर लिख दिए और यहाँ से पहले शह मौजूद था। अब यहाँ पे क्या होगा, जब वर्ण विचार की बात होगी, बताया गया था कि जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा पीछा करते हैं किसका, स्वरों का। अब यहाँ पर संयोग होगा, लेकिन संधियों से ही संयोग हो रहा है, लेकिन पहले संधियां हैं, अब इस पे मात्रा लग जाएगी तो हम यह कह देंगे हरीशा हो जाएगा। ये हमारी संधि हो गई। हमने अ के रूप को देख लिया, अब ई के रूप में देखिए। अब हम लोग ऊ के रूप में आ रहे हैं, जहां पर ऊ की बात होगी। जैसे एक शब्द है अनूदित, अनूदित लिख दिया गया। जो ट्रिक की बात होती है बताएं, ट्रिक से बिल्कुल दूर रहिए। ट्रिक आपको समझा भी सकते हैं, उलझा भी सकते हैं, समझेंगे कम उलझेंगे ज्यादा, क्योंकि हर ट्रिक कुछ ऐसा नहीं है। संस्कृत या हिंदी में सूत्र में, संधियों में सब कुछ ट्रिक ही है, और वो नियम का ट्रिक है, सूत्र का ट्रिक है, व्याकरण का ट्रिक है। अगर यहाँ पर दिखा तो बड़े ऊ की मात्रा देखते ही तो हम बता दिए कि क्या है, ये दीर्घ है। लेकिन हम कुछ उदाहरण आपको ऐसे दिखाएंगे जहां पर ऊ की मात्रा लगने के बाद भी वो दीर्घ नहीं रहेगा। अब यहाँ पर इसके संधि विच्छेद की बात आएगी। मान लीजिए पहला विच्छेद दे दिया, अन धन उदित, पहला हो गया। दूसरा उदाहरण दे दिया गया, अनु धन उदित, ये दूसरा उदाहरण दे दिया। तीसरा उदाहरण देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर आ जाए अनु धन उदित हो गया। और एक चौथा उदाहरण लेके आ जाए, इसको हम यह कह सकते हैं अनु धन उदित। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उदित होता है, उदित का मतलब होता है उदय, तो उदित में कभी भी दीर्घ नहीं होगी, उदित नहीं होता है। तो कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेगी, जैसे बार बार लोग कहते हैं गुरु, कहते हैं गुरु का सेवा करो, तो गुरु नहीं हो सकता। यह भी याद रहे कि जब ऊ की मात्रा कुछ शब्द आपको हम दिखाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, वहां भ्रम होता है, तो गुरु नहीं होता है, ये शब्द गुरु होता है, गुरु। ये पहले शुद्ध रहेगा, बाद में इसकी संधियां बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए अगला क्या है। अब यहाँ से पहले बताए हैं कि उदित नहीं होगा, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, उदित नहीं होगा इसको भी हटा सकते हैं। अब बात बच गई दो, अनु भी नहीं होता है। हम बताए थे कुछ संस्कृत के, कुछ हिंदियों और संस्कृत में दोनों में कॉमन उपसर्ग होते हैं, एक अनु होता है, अनु होता है, प्रति होता है, अभि होता है, अति होता है। ऐसे कई उपसर्ग हैं जो आपको हिंदी और संस्कृत में कई जगह लेके चलेंगे, कहीं कहीं पर हर संधियों के साथ जुड़ेंगे। कुछ इसमें से उपसर्ग हैं जो आपको दीर्घ में भी मिलेंगे, यण में भी मिलेंगे और कई जगह मिलेंगे। अभी मैं केवल दीर्घ की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर आपको एक चीज स्पष्ट हो गई होगी, अन उपसर्ग होता है। अब यहाँ अन भी नहीं होगा, क्यों? जब दीर्घ संधियों की बात होती है तो दोनों तरफ सजाती रहना चाहिए, इधर भी नहीं है तो इसको भी कट कर सकते हैं। इसको इस कारण कट कर दिए कि क्योंकि अनु कोई उपसर्ग नहीं है, यह भी वो नहीं हो सकता। इसका मतलब हम लोग 3 तो कैंसिल कर चुके, बात इसी की बच रही है। तब इसी को चेक किया जाए कि क्या ये दीर्घ संधियों के सापेक्ष खरा उतरता है। चलिए लिखा जाए फिर से, अनु धन उदित। अब यहाँ पर हम दोनों की बात देख रहे हैं कि यहाँ संयोग हो रहा है, संयोग तो होगा नहीं। संयोग इस कारण नहीं होगा कि दोनों तरफ सजातीय स्वर बैठे हुए हैं। अगर इनको देखा जाए तो अन लिखेंगे हल के साथ और निकलेगा उ, और यहाँ से फिर उ है। अब बताए हैं कि दोनों तरफ सजाती रहने चाहिए,
छोटा है कि बड़ा, इससे कोई मैटर नहीं। अब हम सीधे सीधे इसको लेके आ गए। अब ये कहेगा ये विकार होगा, और छोटा बड़ा, बड़ा छोटा बड़ा कुछ भी हो वो मिलकर हमेशा बड़ा ही बनाएगा, क्योंकि ये दीर्घ नाम से ही है कि दीर्घ संधियां दीर्घ स्वरों की ही होती हैं। अब यहाँ से उ बनेगा और आगे दित है। अब ये इसकी मात्रा लग जाएगी न पर, तो न पर ये इसकी मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, अनुदित। ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। जब ये संधियां समाप्त होंगी, एक एक संधियां समाप्त होंगी, तो इन संधियों में जितने विवादास्पद जिसको कह सकते हैं, विवादित जितने संधियां हैं कि देखने पर ट्रिक वाले हैं, उन हम सबको लेके आएंगे। लेकिन एक संधि समाप्त होगी, उसके बाद तुरंत उन संधियों के जितने प्रश्न बन सकते हैं उसको लेके आ जाएगा। अगली संधि एक देखा जाए। इसी स्वर संधि की बात में एक शब्द सुने होंगे, सूक्ति। अब यहां पर भी देखिए पूछेगा कौन सी संधि है। उ की मात्रा है। भानुदय पूछा जाएगा, भानुदय, भूर्जा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जहां उ की मात्रा आपको दिखेगी, ई की मात्रा दिखेगी, लेकिन वो भ्रम इस कारण नहीं होना चाहिए कि दोनों शब्दों का या तो उपसर्ग के साथ आए या किसी ऐसे शब्द के साथ आए। अगर यहाँ इसकी बात करें तो अगर हम पहले लिख देंगे शूधन उक्ति, तो बताए हैं कि जो संस्कृत के या हिंदी के कहीं के भी अगर उपसर्ग हो तो सु उपसर्ग कहीं होता नहीं है। तो यहाँ पर हम सीधे कह सकते हैं ये पहली बात में ही गलत हो सकता है। फिर दूसरा लिख दें हम लोग शु, उसके बाद उक्ति। अब यहाँ पर क्यों गलत हो जाएगा, अगर यह विकल्प दिया है कि सूक्ति का क्या संधि विच्छेद ऐसा हो सकता है, तो यह तो सही है, एक तरफ तो सही है, लेकिन दूसरी तरफ उक्ति नहीं होती है, वो उक्ति होती है। उक्ति का मतलब होता है कथन या बात। अब इसको भी हम कैंसिल कर रहे हैं, तीसरे विकल्प की तरफ देखिए बढ़ रहे हैं, वो है शु और यहाँ पर उक्ति। अगर ऐसा दिया है तो क्या होगा, मान लीजिए आपको चौथा विकल्प दे दिया श धन उक्ति, ऐसा भी दे सकता है। अब इन चारों में से कौन सी संधि हमारी हो सकती है, हम बताए हैं कि दीर्घ में नहीं होगा, याद कर लीजिए। ये बनाते बनाते लिखते लिखते करत करत अभ्यास थे जड़मत हो तो सुजान। ये संधियां रटने की विषय नहीं है कि आप 10 20 50 100 रट लेंगे कोई आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। रटने पर कभी संयोग होता है तो हो सकता है, लेकिन हम संधि पढ़ रहे हैं तो संयोग से दूर हटना है। यह नहीं होगा, स्पष्ट हो गया, पता चल गया क्यों नहीं है। और यह नहीं होगा, यह भी पता चल गया। एक चीज आप रट लीजिए कि सुपसर्ग होता है, इस कारण ये सही रहेगा जहां रहेगा, और उक्ति है ये हो सकता है। ये दोनों तो कट गए, लेकिन ये क्यों कटा, इसकी बात बताएं कि दीर्घ संधियां तभी होंगी जब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, क्या हो, दोनों तरफ सजाती हो। यहाँ देखिए अ निकल के आएगा, यहाँ से उ निकल गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब बात बच गई क्या, शु। तो दोनों तरफ सही है, सुपसर्ग है, उक्ति का मतलब कथन है। इसका अर्थ होता है जब संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं तो कहते हैं सूक्तियों की व्याख्या करिए, मतलब सुंदर उक्तियां हैं, कुछ सुभाषितान से या कविताओं से या कहीं से भी उठाया जाता है, तो ये सूक्ति है। अब देखिए इसकी संधि होगी, यहाँ से आएगा उ और यहाँ से भी निकलेगा उ। अब दोनों बिरादरी मिल गए, कहेंगे अब हम लोग क्या करेंगे, इन ध्वनियों से विकार उत्पन्न करेंगे, क्योंकि वर्णों का विकार ही संधि करता है। अब इसके जगह पर एक ऐसा विकार होगा जो दीर्घ लेके आएगा। अब श है, इसके साथ फिर इनको जोड़ देंगे तो श पर देखिए दीर्घ उ की मात्रा बनेगी, तो बन जाएगा क्या, सूक्ति। यह दीर्घ हो जाएगा। सूक्ति का मतलब होता है सुंदर कथन। ये बात हो गई हिंदी की, जहां कोई नियम कानून नहीं चला, जब संस्कृत पे नहीं चले। अब अगर इन्हीं को हम संस्कृत पे लेके आ जाएं तो संस्कृत में क्या कहेंगे, बात वही है। वहां पर कहा जाता है अकह श्रवणे दीर्घ, अकह श्रवणे दीर्घ कहा जाता है। इसका मतलब, इसकी व्याख्या की जाती है तो कहा जाता है भाई अक प्रत्याहार, अक हो लेकिन आगे क्या हो, वो सवर्णी हो, सवर्णिक मतलब सवर्ण हो, अभी अब इस पे चर्चा करेंगे, तब जाके दीर्घ होगा। वही बात हिंदी भी कह रही है, चूंकि हिंदी अपने से नहीं कह रही है,
वो संस्कृत के कारण कह रही है, संस्कृत उसकी माँ है, उसी को सुधार कर वो कहा जाता है। बात यही है अक सवर्णी दीर्घ, तो सवर्णी होना चाहिए। सवर्णी कौन कौन है देखिए, सबसे पहले हमको अक प्रत्याहार पे आना पड़ेगा। अब प्रत्याहार बताया गया है कि कुल 42 प्रत्याहारों में पहला प्रकार अगर अक है तो अ, ई, उ, री और री, जो केवल हिंदी में मिलता है, संस्कृत में नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, नियम यह कह रहा है अक प्रत्याहार, मतलब अक प्रत्याहार में इतने लोग आएंगे। कौन कौन? ई, उ, री, और क होता है तो इसको छोड़ दिया जाता है। बताया गया था कि ये इत संज्ञक होते हैं, इसको छोड़ते हैं। तो जो सूत्र यही कह रहा है अक प्रत्याहार के बाद सवर्णी कोई प्रत्याहार आ जाए तभी दीर्घ होगा। मतलब इनके बाद भी, मतलब इतने लोगों के बाद अगर इन्हीं की बिरादरी का कोई आया तो क्या होगा? दीर्घ होगा। मतलब सबका सवर्णी, ऐसा यह नहीं है कि इनके बाद ही आए, मतलब इनका सवर्णी हो, इनका सवर्णी 2 लोग हैं, अ है, आ है। अगर इनके सवर्णी की बात किया जाए तब भी वही बात है, ई है चाहे ई है, इसकी भी सवर्णी वही हो सकती है, क्या? उ है, उ है। इसका भी सवर्णी होता है क्या क्या? एक री है, एक दीर्घ री है। चूंकि यहाँ पर हिंदी में हम लोग री लिख देते हैं और यहाँ पे इसका भी दीर्घ लिखते हैं, क्या? री। और री जब दीर्घ होता है तो 2 बार ऐसे कर देंगे, दीर्घ री हो जाएगा। अब लेकिन री का दीर्घ होता नहीं है तो ये सवर्णी माना जाएगा। ये संस्कृत का बात है, अभी मैं केवल इतना आपको दिखा रहा हूं। अगर इसके बाद भी अगर इसमें आएगा, री के बाद री आए तो दीर्घ री, ऐसा होगा नहीं। इसका ये सवर्णी होता है कि री के बाद री आएगा तो सवर्णी माना जाता है। इसके उदाहरण हम लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर यह समझ में आ गया कि अकः सवर्णे दीर्घ, इसका मतलब होता है कि अक प्रत्याहार के बाद सवर्णी अगर कोई प्रत्याहार आया तो दीर्घ हो जाएगा। देखिए अक प्रत्याहार में इतने लोग आएंगे। अभी पीछे हम बात किए हैं कि अ के बाद अ ही आए, छोटा आए चाहे बड़ा आए तो दीर्घ होगा। ई के बाद ई आए, छोटी बड़ी आए तो दीर्घ होगा। उ के बाद छोटा बड़ा आए तो होगा। उसी प्रकार री का, इन तीनों को उदाहरण हम लोग देख चुके हैं। अब जैसे अगर लिख दिया गया अनुर्वर, अब इसमें पूछ दिया गया कि क्या इसमें दीर्घ संधि है? उ की मात्रा तो आई है लेकिन दीर्घ लगना चाहिए, लेकिन पता रहे यहाँ पर भी क्या है? अन उपसर्ग है और उर्वर होता है। एक बंजर और उर्वर होता है जो उपजाऊ जिसको बात करते हैं। तो यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा लगेगी तो यहाँ दीर्घ संधि नहीं है। एक री की मात्रा के साथ आज हम सेशन को विराम देंगे। फिर इसके दूसरे भाग पर हम केवल उदाहरण लेके आएंगे कि संधियों से कैसे विच्छेद तक आप जाएंगे और विच्छेद से कैसे संधियों पर आ जाएंगे। नाम तो पहचान ही लेंगे। जैसे एक री की मात्रा के साथ हम लोग लौट रहे हैं, पितृ, धन, ऋण, ऋणम, जो भी कह लीजिए। तो अब यहां पर देखिए क्या है, देखिए संयोग नहीं है, देखिए सजातीय स्वर आ चुके हैं। हम यह कह सकते हैं पितृ। अब यहां से मात्रा निकलेगी तो हो जाएगा पित, और निकलेगी किसकी मात्रा? री की। आगे भी देखिए पहले से री मौजूद है, वो आगे ऋणम जोड़ दे रहे हैं तो होगा क्या? दोनों एक जैसे हैं, सजाती हैं, और सजाती में रहे छोटा रहे बड़ा रहे उससे मतलब नहीं है, दीर्घ होगा। माने पितृ का जो ऋण है वो पितृडम कहलाएगा। मतलब यहाँ पर जो बनेगा वो दीर्घ बनेगा। अब ये दोनों हट गए, चूंकि इन्हीं ध्वनियों का विकार ही संधि लाता है। इनके स्थान पर विकार हुआ और विकार जाके इसके साथ जुड़ेगा और यहाँ से पूरी संधि बनाएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पर त पर मात्रा लगेगी तो देखिए ये हल हट जाएगा। अब दीर्घ री की मात्रा लगेगी, पितृडम। इसी प्रकार मातृडम बनता है। तो आज हमने देखा कि संधियां कैसे होती हैं, दीर्घ संधियां कैसे पहचानी जाती हैं, कहाँ से हम छांटेंगे, कैसे छांटेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। मिलेंगे कल एक पूरे खाका के साथ, पूरे सिस्टम के साथ, कि एक तरफ हम संधियों को लाएंगे, जितने तरह की संधियां बनती हैं उनका विच्छेद कैसे करेंगे, और एक संधि विच्छेद होगा उनको संधि कैसे करेंगे, और कहाँ पे हम भ्रम दूर करेंगे कि संधियां नहीं होंगी,
जहां पर हम मात्रा रट के जाते हैं। कौन कौन मात्रा रटते हैं, याद करिए। रटते हैं कि आ की मात्रा मिल जाए और क्या मिल जाए, ई की मात्रा मिल जाए और दीर्घ ऊ की मात्रा मिल जाए और दीर्घ री की मात्रा मिल जाए। तो एकदम आंख मूंद कर लगा दीजिए कि वो दीर्घ संधियां होती हैं। ऐसा होता नहीं है। ये 70% हो सकता है कि जो आप रट के जाएं, हो सकता है, लेकिन कहीं से अलग कर दिया जाएगा तो समस्या हो जाएगी। जैसे यण संधियों में रटा जाता है स्वागतम, ये रटते हैं कि अगर यह वाक्य के साथ आधा अक्षर जुड़ा रहेगा तो यण संधि होगी। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, तो इस नाते आप रटने से बचिए। स्वाध्याय कह दिया गया। अब यहां पर देखिए, अब अगर यण संधि वाले रट के जाएंगे कि वह के साथ लगेगा तो मामला सही हो जाएगा। स्वागतम अगर हमने लिख दिया, अब दोनों में तो वही चीज है, लेकिन संधियों में बहुत अंतर है। ये देखिए, ये दूसरी संधि है और ये दूसरी संधि है, दोनों में अंतर है। इस कारण ट्रिक से नहीं जाएंगे, चूंकि पूरा व्याकरण ही ट्रिक है। उसको देखिए, समझिए, एक बार समझेंगे, कोई भी परीक्षा होगी, टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, वनडे के कोई एग्जाम हो, चाहे आप जो भी दे रहे हो, चाहे आप 6 से 8 पढ़ रहे हो, हाई स्कूल पढ़ रहे हो, इंटर पढ़ रहे हो, डीएलएड पढ़ रहे हो, सबके लिए नियम का लागू होता है। तो रटने से फुर्सत, और हम आपको लेके आएंगे कल उनके साथ उन संधियों को। देखते हैं कहाँ से विच्छेद होगा, कैसे हम छांट लेंगे कि ये किसी भी दशा में दीर्घ संधि नहीं है। देखते रहिए बेसिक लर्निंग टू एडवांस। अच्छा लगे शेयर करिए, कमेंट करिए, सुझाव दीजिए। एक बार फिर से सभी को शुभ रात्रि, नमस्कार।